विकी बहुत ही गुस्से भरे अंदाज में अपने सामने बैठे शख्स को देख रहा था जो इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी उसके कमरे में मौजूद था। विकी अब भी बोल नहीं सकता था जबकि सामने वाला शायद उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। तुम ये विकी ने कुछ बोलना चाहा तो वो फौरन बोल पड़ा। ज्यादा तकलीफ मत करो विकी, जानता हूं कि तुम यहां आने की वजह पूछ रहे हो, तो मैं बताता हूं वजह, लेकिन इससे पहले अपने आदमियों को कहो कि उस लड़की को आजाद कर दें। सोफे से टेक लगाता वो ऑर्डर देता हुआ बोला तो विकी ने उसे घूरा जैसे पूछना चाहता हो कि वो उसकी बात क्यों माने। मुझे लगता है कि हमारे दरमियान मोहब्बत बढ़ने लगी है, देखो तो कैसे तुम्हारे कहे बिना मैं सब कुछ समझ रहा हूं। वो हंसा तो उसकी हंसी विकी को जहर लगी थी। एकदम खड़ा होता हुआ विकी के सामने आया और चाकू उसकी गर्दन पर रखकर हल्के दबाव डालता हुआ वो उसे डराने लगा। तुम जानते हो विकी, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है लेकिन नफरत में नहीं। नफरत की आग की तपश सिर्फ और सिर्फ उस तक जानी चाहिए जो उसका हकदार होता है। तुमने पहले अरबाज पर गोली चलवाई, उसकी सजा तो तुम्हें मिल गई, लेकिन अब उस लड़की को अगवा करवा कर तुम फिर से शेबी के रूल्स को तोड़ रहे हो। गुर्राते हुए वो बोलता हुआ चाकू का मजीद दबाव बढ़ाते जा रहा था। विकी ने कुछ बोलना चाहा तो वो पीछे हुआ। किसी पर वार करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है विकी। वो लड़की जलाल की वाइफ नहीं, उसके जाल का हिस्सा थी जो उसने तुम्हारे लिए फैलाया था। शेबी चाकू उसके कंधे पर फेरता उसे हकीकत बता रहा था। विकी की आंखें हैरत से खुली। उसने फौरन मैसेज टाइप करके अपने आदमी को उस लड़की को दिखाने का कहा और वीडियो ओपन होते ही साड़ी पहने एक लड़की चेयर पर बंदी चीख रही थी। हाथ खोलो मेरे, पछताओगे तुम, सब के सब मरोगे। वो चिल्ला चिल्लाकर उन सबको वार्न कर रही थी। यह है जमाल हमदानी की अकलौती बेटी, शेबी उसे बताकर खिड़की से कूद गया था। विकी ने फौरन उस लड़की को छोड़ने का हुक्म दिया। उसे जलाल के बाद अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। कानों पर हाथ रखती वो भाग रही थी, मुसलसल भाग रही थी। मैंने कहा था ना करो, सब कुछ गलत है। वो रोते हुए बोल भी रही थी कि तभी जलाल के सामने आने पर वो डर कर चीखी। तुम चीखी क्यों? कुछ देखा क्या तुमने? अपने नाइफ को रुमाल से साफ करता वो बज़ाहिर आम से लहजे में पूछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक वार्निंग थी। उसकी चाल में थोड़ी लड़खड़ाहट थी जिसकी वजह ड्रग्स थी। बासमा ने कुछ बोलने की कोशिश की मगर उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो उसे कुछ बताना चाह रही थी। बोलो भी। एकदम वो धाड़ा तो अपनी जगह पर उछली और बोली, मेरी दोस्त नहीं उसे कहो, धोखेबाज दोस्त कहो। जलाल ने उसकी बात को सही करते हुए कहा, नहीं देखना चाहिए था ना, और धोखा तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। वो गर्दन को दाएं बाएं झटका देते हुए बोला तो बासमा ने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। अब बताओ क्यों किया ये सब, बोलो। उसके गुस्से से पूछने पर वो डर कर उछली थी। पीछे कदम लेती वो जमीन पर पड़े पत्थर से टकरा कर नीचे गिरी। उसके सर का पिछला हिस्सा जमीन पर लगा तो बासमा को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। जलाल के कदमों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसके जहन में किसी का चेहरा आया था। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाकर बोली, नहीं बताऊंगी किसी को। बाजू से पकड़कर उसे खड़ा करता जैसे ही उसे मारने लगा तो वो रोती बिलखती उसकी मिन्नतें करने लगी। मैं नहीं बताऊंगी, जाने दो मुझे मत। उसके बाकी के अल्फाज उसके मुंह में रह गए थे। जलाल उसके कंधे पर हाथ रखता चाकू उसके पेट में घुस आ चुका था। बासमा का हाथ बेसाख्ता अपने पेट पर गया। जलाल ने एक झटके से चाकू बाहर निकाला तो वो लड़खड़ाई थी। मुझे मत मारो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। अब वो गिड़गिड़ा कर फिर उससे मिन्नतें कर रही थी। डरपोक लड़कियों की कमजोरी होती है, जरा सा चिल्लाने पर सच उगल देती है। जलाल आगे आया तो वो हिम्मत जुटाती भागी थी। जलाल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी, जबकि बासमा अपने पेट पर हाथ रखे उससे भाग रही थी। रोड पर ट्रैफिक को देखकर उसने मदद लेना चाही। अरे तुम अभी तक जिंदा हो, मरी नहीं क्या? जलाल की तंजिया अंदाज पर वो बिना मुड़े ट्रैफिक के बीच ही भागी थी कि तभी दूसरी तरफ से आती एक कार ने उसे हिट किया था। उसको वजूद सामने से आती दूसरी कार से टकराया और ठीक उसी वक्त किसी ने जलाल के सर पर एक वार किया था। बासमा, वो चिल्लाता हुआ उठकर बैठा। अपने हाथ उसे खून से रंगे हुए महसूस हुए थे। नहीं, मैंने अपने इस सपने से वो परेशान हो चुका था।
चादर खुद से हटाता स्लीपर पहने वो कमरे से फौरन बाहर निकला। बासमा के कमरे का दरवाजा खोलता वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही वो पुरसुकून नींद सो रही थी। वो चलता उसके पास आया तो उसकी चाल में अब साफ लड़खड़ाहट नजर आ रही थी। बहुत गलत कर दिया था मैंने, लेकिन अब नहीं। उसके पास खड़ा होता वो दिल ही दिल में उससे बात कर रहा था। उसकी नजर साइड टेबल पर रखी दवा की शीशी पर पड़ी। मैं तुम्हें कुछ भी याद नहीं आने दूंगा बासमा, कभी भी नहीं। उस दवा की बोतल को उठाता वो बोला और फिर शीशी वो दवा की बोतल खिड़की से नजर आते बैक यार्ड में उछाल दी थी। बासमा पर चादर ठीक करता वो कमरे से निकला। अब उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। तबीयत खराब महसूस करती वो नहाने चली गई थी। शेबी दरवाजा खोलता रूम में दाखिल हुआ तो खाली कमरे को देखकर उसने आंखें सिकोड़ी थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज पर उसे सख्त गुस्सा आया था। वो सामान टेबल पर रखकर अरफा का इंतजार करने लगा और ठीक 5 मिनट बाद दरवाजा खुला। वॉशरूम से निकलती अरफा शेबी को देखकर रुकी थी। मुझे घबराहट हो रही थी इसलिए मैं फ्रेश होने चली गई। उसने फौरन सफाई दी तो शेबी मुस्कुराया। कुछ देर पहले मुझे बहुत गुस्सा था तुम पर, लेकिन अब नहीं। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि तुम्हारी सजा को खत्म कर रहा हूं। उसके दोनों गालों पर हाथ रख के वो बोल रहा था और अरफा तो बेयकीनी से उसे देखे जा रही थी। बहुत बुरा होना मैं तुम्हारी इतनी शदीद मोहब्बत के बदले में तुम्हें इतनी सजा देता रहा? वो मासूमी से पूछ रहा था जबकि अरफा रो रही थी। शायद खुशी थी अपनी सजा खत्म होने की। ये देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए, तुम्हारा फेवरेट चाइनीज फूड। बॉक्सेस खोलता हुआ अरफा को पहले वाला शेबी लग रहा था। अरफा को बेइख्तियार वो दिन याद आए जब शेबी ने उसकी दोस्ती को कबूल किया था। उस दिन म्यूजिक एंजॉय करती वो चेयर पर टांग रखे पांव हिला रही थी। अचानक ही कुछ स्टूडेंट हंसते हुए उसके सामने से गुजरे। उसने रूटीन समझकर इग्नोर किया, मगर अगले ही पल जब एक स्टूडेंट का ग्रुप उसकी तरफ फेलियर का इशारा करते हुए आगे गया तो उसने हैंड फ्री कानून से निकाली थी। हुटिंग और हंसने की आवाजों ने उसका ध्यान अपनी तरफ किया। तेजी से चेयर से उठती वो शोर की तरफ भागी थी। फिर उस हजूम को चीरती हुई वो आगे आई तो कुछ सीनियर स्टूडेंट्स को शेबी के इर्द गिर्द जमा पाया। वो उस पर मुख्तलिफ रंग फेंक कर हंस रहे थे। उसकी जैकेट को वो जगह जगह से काट भी चुके थे। शेबी उन सबको मना कर रहा था, मगर उसके रोने का मजाक बनाते हुए उसे मारने लगे थे। अरफा ने गुस्से से मुठ्ठियां बेची और फौरन आगे बढ़ी। जो कटर लेकर वो शेबी की शर्ट को काट रहे थे उसने उनके हाथ से झपटा और चारों को संभलने का मौका दिए बिना वो कटर से उनके बाजू पर कट लगा चुकी थी। दोबारा इसके करीब भी आए ना तो आई स्वेयर आई विल किल यू ऑल। उन सबको धमकी देती वो शेबी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई थी और पीछे वो लड़के खड़े उसे घूरते रह गए थे। लड़के तो इतने मासूम नहीं होते शेबी, तो तुम क्यों रोध होकर खुद ही सबको तंग करने का मौका देते हो? वो उसे डांट रही थी, मगर शेबी सर झुकाए वहां से जाने के लिए मुड़ा। सुनो, हाथ आगे करो अपना। उसके सामने आती वो रोब से बोली तो शेबी ने अपना हाथ आगे ना किया। अब हम दोस्त हैं और कोई भी तंग करने की कोशिश करेगा ना तो उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। नहीं, जबरदस्ती दोस्ती नहीं होती। आंसू साफ करते शेबी ने कहा तो अरफा ने फखरिया कॉलर खड़े किए। अरफा तो करती है ना? शेबी का हाथ जबरदस्ती पकड़ दी। वो उससे भी दोस्ती के लिए हाँ कहने का इशारा कर रही थी। शेबी के हाँ में सर हिलाती वो हंस पड़ी थी। हेलो, खाओ ना। शेबी की आवाज पर वो माजी की दुनिया से बाहर आई। शेबी का मुस्कुराता चेहरा देखकर उसे अगला दिन याद आया जब उन चारों लड़कों के एक्सीडेंट की खबर यूनिवर्सिटी में फैली थी। अरफा के चेहरे पर खौफ आया था। शेबी, उन चारों का एक्सीडेंट तुमने? अरफा के मुंह से इतनी पुरानी बात सुनकर उसका हाथ रुका था और फिर वो अजीब से अंदाज में हंसा था और अरफा तो खौफ से सुन पड़ गई थी। सुबह होते ही जलाल घर से गायब था। अरबाज ने उसका नंबर मिलाया तो जलाल ने फोन पिक न किया। उसने अपने आदमी को फोन किया जिसको उसने जलाल पर नजर रखने के लिए कहा था। 6 महीने पहले जलाल उसे जिस हालत में मिला था उसके बाद से उसने जलाल के पीछे एक आदमी को लगाया था उसकी पल पल की खबर देने के लिए। जलाल कहाँ है इस वक्त? अरबाज ने सख्ती से पूछा और दूसरी तरफ से जवाब मिलने पर वो पुरसुकून हो गया था। उसे अंदाजा तो था कि वो सरफराज के पास ही गया होगा। भाई, मेरी मेडिसिन फिर गायब है और सच में मैंने इस बार नहीं की। रूठे हुए लहजे में बोलती वो आंखों ही आंखों में उसे बुआ की शिकायत लगा रही थी, क्योंकि बुआ कह चुकी थी कि बासमा ने खुद ये किया होगा। बुआ, आप नाश्ता लगा दें, मेडिसिन हम और ले आएंगे।
अरबाज के मजीद मेडिसिन लाने के फैसले से ही बासमा को मुंह कड़वा होता महसूस हुआ। उसके बिगड़े हुए मुंह को देखकर बुआ हंसते हुए किचन में चली गई थी। भाई ये कब तक खानी पड़ेगी? पता है बहुत ही गंदी मेडिसिन है, बासमा ने मुंह बनाते हुए कहा। जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते बच्चे। अरबाज ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया और अपनी कुर्सी संभालते ही बासमा की नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। व्हाट हैपेंड? नाश्ता से तो ठीक से करो। अरबाज ने उसे टोका। भाई वो जलाल घर पर नहीं है, फिक्र मत करो, नाश्ता कर लेगा वो। अरबाज ने उसे तसल्ली दी, मगर फिर भी वो बेचैन हो रही थी। अरबाज को उसकी बेचैनी देखकर कल की जलाल की बताई बातें सब याद आई थी। बासमा बच्चे, आपको जलाल के अलावा किसी और की हल्की सी भी झलक याद है क्या? अरबाज के सवाल पर बासमा के चेहरे पर खौफ के साए लहराए थे। अरबाज ने उसके माथे पर आए पसीने को देखा। बासमा का घबराना उसे भी परेशान कर चुका था। ओके रिलैक्स, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अरबाज ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते उसे तसल्ली दी। उसने आज उसकी फिर से अपॉइंटमेंट लेने के बारे में सोचा था। यार जलाल, प्लान तो जबरदस्त था तेरा, लेकिन तूने आगे का प्लान कैंसिल क्यों कर दिया? सरफराज ने उसके सामने नाश्ते की ट्रे रखते हुए पूछा। क्या शमाइम अपने घर पहुंच चुकी है? जलाल ने संजीदगी से पूछा। हाँ, रात ही पहुंच गई थी। विकी के गुंडे उसे उसके घर छोड़ गए हैं। अच्छा जलाल, ये तो बता कि अब आगे क्या करना है? सरफराज ने जूस पीते हुए उससे पूछा। कुछ नहीं, बस खमदानी तक ये खबर पहुंचा दो कि उसकी बेटी के साथ ये हरकत विकी ने की है। आगे का काम वो खुद कर लेगा। जलाल ने खड़े होते हुए कहा तो सरफराज को विकी की शामत साफ दिखाई दी थी। यार जिगर, काफी तेज दिमाग है तेरा। सरफराज की तारीफ को उसने इग्नोर करते हुए कहा। बात सुन, मुझे काम है तो इससे कल तक ये काम लाजमी हो जाना चाहिए। ये कार्ड रख, जरूरत पड़ेगी। एक कार्ड उसे पकड़ाता वो बिना नाश्ता किए उसके घर से निकल गया था। सरफराज ने अपने हाथ में मौजूद कार्ड और दीगर पेपर्स को देखकर हैरत भरी नजर दरवाजे की तरफ डाली, जहां से जलाल कब का निकल चुका था। आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो जलाल? सरफराज ने दिल ही दिल में जलाल से सवाल किया था। उसकी चाहत का तो अंदाज जुदा है सबसे, उसकी चाहत का तो अंदाज जुदा है सबसे। वो तो खुशबू की तरह रूह में आ जाता है। बात करता है तो अल्फाज महक उठते हैं, जिस तरह शाखे मोहब्बत पर समर आता है। वो परीसा के चेहरे पर नजर टिकाए उसके बोलने के इंतजार में था। परीसा उसके सामने उलझी उलझी सी बैठी थी, मगर उसका बेखबर होकर बैठना अरबाज को काफी फायदा पहुंचा रहा था। परीसा ने सारे ख्याल झटक कर जैसे ही बोलना शुरू किया तो अरबाज को खुद को देखता पाया। हाँ कही परीसा, मैं सुन रहा हूं। अरबाज को फिल वक्त शर्मिंदगी ने आन घेरा था। उसने निगाहें इधर उधर घुमाते हुए कहा तो परीसा ने सर झटकते हुए अपनी बात जारी की। एक्चुअली सर, मुझे आपके भाई से मिलना है। परीसा की बात उसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। वो हैरान हुआ और फिर मुस्कुराया। आप किसी एक्टर से इंप्रेस होने वाली लगती तो नहीं है मिस परीसा? अरबाज का लहजा हल्का फुल्का था। परीसा का चेहरा बिल्कुल स्मार्ट था। वेल सर, ये तो मैं आपके भाई से मिलकर ही बता सकती हूँ। संजीदगी से कहकर वो चुप हुई तो अरबाज ने गौर से उसे देखा। वो अचानक से जलाल को मिलने की वजह समझ नहीं पा रहा था। अगर आप नहीं मिलवाना चाहते तो ठीक है। वो जाने के लिए खड़ी हुई तो अरबाज भी फौरन साथ खड़ा हो गया। कल मिलवाता हूं आपको जलाल से, बल्कि उसे ऑफिस ही बुला लेता हूं। अरबाज ने जैसे ही कहा तो परीसा हल्का सा मुस्कुराई। जलाल जुनैद खान, बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। दिल ही दिल में सोचती वो मुस्कुरा रही थी और सामने खड़ा अरबाज उसकी मुस्कुराहट में खो गया था। एक्सक्यूज मी सर। वो उसकी नजरों से खाइफ होती उठ खड़ी हुई। उसे जाते देखकर अरबाज की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। मोबाइल की रिंगिंग ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मेरी बात सुनो जलाल, तुम उसे लेकर नहीं जाओगे? एकदम कुर्सी से खड़ा होता वो उसे हुक्म देते हुए बोला। मैं उसे ले आया हूं भाई, एंड डोंट वरी, घर वापस सही सलामत लाऊंगा। जलाल के संजीदा अंदाज पर अरबाज ने गहरी सांस ली। जलाल, मुझे पूरा यकीन है कि वो बेकसूर है। मुझे भी भाई। जलाल के दिल से आवाज आई थी। भाई मैं इसकी मेडिसिन चेंज करवा रहा हूं। और वो बोलते बोलते चुप हुआ क्योंकि डॉक्टर के पियून ने उसे अंदर आने का इशारा किया था।
ओके भाई, मैं घर जाकर बात करता हूँ। फोन कट करके वो अंदर की तरफ बढ़ गया तो उसे बासमा अंदर दिखाई न दी। उसने डॉक्टर हाशिम की तरफ सवाली निगाहों से देखा। बैठो जलाल, बासमा आ जाएगी कुछ देर तक। सेशन के दौरान उन्हें पैनिक अटैक आया था, इस वजह से इंजेक्शन लगाना पड़ा। डॉक्टर की बात सुनकर वो दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जलाल, वो ठीक है ना? बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रोफेशनल लबो लहजा जलाल को परेशान कर गया था। वो उसके सामने आकर बैठा। देखो जलाल, बासमा को कुछ चीजें और बातें याद आ चुकी हैं, मगर वो ऐसे जाहिर करवा रही है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर की बात पर जलाल ने ना समझी से उसे देखा, और उसका डरना बेवजह नहीं, और ये बात तुम भी जानते हो। तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। डॉक्टर ने उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन की जहां कुछ देर पहले हुए बासमा के सेशन की वीडियो स्टार्ट हो चुकी थी। रिलैक्स बासमा, आप ये बताएं कि कहां है इस वक्त? डॉक्टर हाशिम ने से पूछा तो आंखें बंद किए उस वक्त हिप्नोटाइज थी। इस वक्त बहुत अंधेरा है, हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही हैं, मुझे डर लग रहा है और मैं अकेली हूं। बासमा धीरे धीरे बोलने लगी थी। ओके, तो क्या आपके पास भी कोई है? डॉक्टर के अगले सवाल पर वो बेचैन हुई। सब चले गए हैं। कहां चले गए हैं बासमा? अगले सवाल पर बासमा ने लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिए थे। भाई, अपिया, बाबा। बीच सड़क पर खड़ी वो चिल्ला रही थी। कानों पर दोनों हाथ रख के वो नाम इस तरह हिला रही थी। उसकी आवाज सुनकर जलाल भागता हुआ वहां आया था। बचा लो मुझे, वो कदम पीछे लेती जा रही थी। जलाल की नजर उस पर पड़ी तो वो जल्दी से उसके पास आया। बासमा, जलाल ने पकड़कर उसे झंझोड़ा। नहीं, जाने दो, मैं नहीं बताऊंगी। वो मजीद भी बोल रही थी जब जलाल ने एक तेज रफ्तार कार को उसकी तरफ आते देखा। उसने बासमा को घेरे में लेते हुए पीछे कदम लिए थे। वो सड़क के किनारे पर गिरे थे और जलाल ने बासमा को देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। बासमा की आंखें एकदम खुल गई और डॉक्टर हाशिम हैरान थे अपना हिप्नोटाइजर में से टूटने पर। उन्हें बुलाएं डॉक्टर, वो मुझे मार डालेगा। बार बार एक ही जुमले की गिरदान करती वो हाथ पांव मार रही थी। जलाल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसे याद कैसे आने दिया? टेबल पर दोनों हाथ मारते हुए धाड़ा था। काम डाउन जलाल, ये उसका ख्वाब नया नहीं। इस ख्वाब का जिक्र वो अपने पहले सेशन में भी कर चुकी थी, लेकिन आज उसका ख्वाब अंजाम तक पहुंचा था। उसके ख्वाब में तुम थे, उसकी फैमिली का जिक्र था। वो तुम पर भरोसा करती है जलाल, इसलिए हो सके तो कुछ वक्त के लिए उसे कहीं ले जाओ, या फिर वो तुम्हारी वाइफ है, तुम बेहतर जानते हो कि तुम्हारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। वो अपने फेस से निकल आएगी अगर तुम। डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ी थी। नहीं डॉक्टर, उसकी मेडिसिन बदलें आप, उसे मजीद कुछ याद ना आए और अपने मशवरे आप पास रखें। जलाल के गुस्से से कहने पर डॉक्टर हाशिम मुस्कुराए। तुम्हें भी 1 या 2 सेशन की जरूरत है जलाल। उनका इशारा उसकी हाइपर नेचर की तरफ था। जलाल एक गुस्से भरी निगाह उस पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया और उसके जाते ही डॉक्टर हाशिम ने सर झटका था। ताबिश, आप कब से काम कर रहे हैं अरबाज सर के साथ? परीसा और ताबिश मीटिंग के लिए साथ गए थे। अरबाज को एक अर्जेंट कॉल आई थी जिसकी वजह से वो मीटिंग अधूरे में छोड़कर चला गया था। बाकी का काम उन दोनों ने ही संभाला था पिछले 2 साल से। दरअसल मेरी डैड की डेथ के बाद उनके कर्जदारों ने हमारा सब कुछ नीलाम करवा दिया। मॉम को भी बहुत सदमा हुआ था, लेकिन फिर अरबाज सर ने मुझे अपने साथ रखा। मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और आज तक करते आ रहे हैं। ताबिश मुस्कुराते हुए बता रहा था। अच्छा, अरबाज सर तुम्हें पहले से जानते थे? परीसा ने पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। मेरे डैड और सर के डैड दोस्त थे ना। अच्छा ताबिश, मुझे ये बताओ कि जलाल की नेचर कैसी है? ताबिश ने परीसा की तरफ देखा था। उसे समझ नहीं आई थी कि परीसा ने यह सवाल क्यों पूछा। जलाल तो अरबाज सर का बिल्कुल उलट है, लेकिन दोनों भाइयों में एक चीज कॉमन है, दोस्ती। वो दोस्ती दिल से निभाते हैं। ताबिश हंसा तो परीसा भी मुस्कुराई थी। अचानक ही कार बंद हुई तो ताबिश ने अफसोस से सर झटका। आई एम सॉरी, मैं जरा चेक करता हूं कार को क्या हुआ। उसने बाहर निकलकर बोनट खुला तो धुएं ने उसका इस्तकबाल किया था। वो सर खुजाता परीसा की तरफ आया। मेरी भूलने की बुरी आदत, गाड़ी गर्म हो चुकी है और ऑयल भी चेंज होने वाला है, ताबिश बता रहा था और परीसा उसकी शक्ल देखकर हंसी थी। खुशकिस्मत है आप ताबिश। परीसा ने कुछ फासले पर बने गैराज की तरफ इशारा किया तो ताबिश ने भी सुख का सांस लिया।
चले लगाएं धक्का, मैं सपोर्ट करती हूँ। परीसा की बात पर ताबिश ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था। बासमा खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी और जलाल भी बार बार उस पर नजर डाल रहा था। बासमा की खामोशी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। आर यू ओके? जलाल ने कुछ सोचते उससे बात की तो बासमा ने हाँ में सर हिलाया। क्या कोई बात परेशान करिए तुम्हें? हाँ, आप मुझे बचा लेंगे ना? उसने एक उम्मीद के साथ सवाल के बदले सवाल पूछा तो जलाल ने एक लंबी सांस ली। साथ ही उसे नशा पर गुस्सा भी आया था। मुझे कुछ क्लियर करना है तुम्हें। जलाल ने उसे बताने का फैसला किया। मैंने हमारे निकाह के बारे में गलत बात बयानी की थी। दरअसल हमारा निकाह नहीं हुआ था। जलाल के सच्चाई बताने पर बासमा ने बेयकीनी से उसे देखा। आप झूठ बोले ना? हमारा निकाह? बासमा के आंसू बस निकलने को ही थे। हाँ बासमा, हमारा निकाह नहीं हुआ था और यही हकीकत है। जलाल ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा तो बासमा ने फौरन ना में सर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो अरबाज भाई ने कहा था। उसके रोने और फिर भी इनकार पर कायम रहने पर जलाल ने झटके से कार रोकी और उसकी तरफ मुड़ा। बस खामोश। बहुत हिसाब किताब बाकी है तुमसे बासमा। जब सब याद आ जाएगा तो यह भी याद आ जाएगा कि निकाह नहीं हुआ था। उसकी तरफ झुकते हुए संजीदगी से बोला तो बासमा ने डर कर आंखें बंद की। जलाल के होंठ का एक किनारा मुस्कुराहट में ढला था। फिर सीधा होता वो फिर से कार को स्टार्ट कर रहा था। कार को दूसरे रास्ते पर डालकर उसने स्पीड तेज की तो बासमा को लगा कि जैसे जलाल गुस्से में हो। आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? उसने डरते डरते पूछा। बहुत दूर, जहां से तुम कभी वापस ना आ सको। मैंने मान लिया कि निकाह नहीं हुआ था, बासमा ने फौरन कहा तो जलाल को उसकी जल्दबाजी वाले यकीन पर हंसी आई थी। अब तो बहुत देर हो चुकी है बासमा। मैं फैसला कर चुका हूं तुम्हें समंदर में फेंकने का। अपनी नेचर के बरक्स वो बासमा को तंग करते हुए बोला। तो क्या मैं मर जाऊंगी फिर? बासमा के मासूम भरे बात पर जलाल के दिल को बेचैनी ने भर दिया था। उफ, तुम चुप ही अच्छी थी, इसलिए खामोशी से बैठी रहो अब। जलाल ने चिढ़ते हुए कहा तो सरफराज का मैसेज देखकर उसने फिर कार का रास्ता बदल लिया। अपनी मतलूबा जगह पर कार रोककर वह बासमा को अंदर ही रहने का कहकर खुद बाहर निकला था। ताबिश, आपको वक्त लग जाएगा, मैं चलती हूं। परीसा ने फोन पर बार बार आती आबिस की कॉल को देखते हुए कहा। आप रुके, मैं टैक्सी करवा देता हूं ना आपको। ताबिश ने कहा तो परीसा ने नाम में सर हिलाते हुए कहा। नहीं, आप यहां रुके, मैं मैनेज कर लूंगी। आर यू श्योर? ताबिश को बुरा लग रहा था कि परीसा को उसकी वजह से परेशानी हुई थी। यस ऑफ कोर्स। दरअसल आप इसे इत्तेफाक कह लें कि यहां से चंद कदम के फासले पर ही सुबह मेरी स्कूटी खराब हो गई थी। मैं उसे रिसीव कर लूंगी। ताबिश को बताकर उसने आबिस का फोन उठाते हुए कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। आबिस, सब्र भी रखा करो तुम। हाँ तो तुम पहली बार मैं फोन क्यों नहीं उठा लेती? जानती हो कितना परेशान हो गया था मैं। दूसरी तरफ से आबिस की परेशान आवाज सुनाई दी थी। आज अपने नंबर से फोन करे हो? तुम्हारी खबरी ने हाथ खड़े कर दिए क्या? परीसा ने तंज किया तो दूसरी तरफ आबिस भी हंसा। कहाँ हो तुम इस वक्त? ऑफिस टाइम तो खत्म हो गया तुम्हारा। आबिस ने पूछा तो परीसा पास ही दूसरी शॉप की तरफ गई। शॉप वालों से पहचान गया था। मैडम जी, अभी तक तो ठीक नहीं हुई स्कूटी, आज तो कारीगर ही नहीं आया। उसकी बात सुनकर परीसा को मायूसी हुई थी। परीसा, मुझे लोकेशन बताओ, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। आबिस जो उस दुकानदार की बात सुन चुका था फौरन बोला। नहीं आबिस, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं टैक्सी करवा लूंगी। फोन कान से लगाए वो शॉप के बाहर खड़ी थी। अपनी स्कूटी पर नजर डालती वो आगे बढ़ गई थी। अभी वो चंद ही कदम चली थी कि अपने पास से गुजरते शख्स की तरफ मुड़ी। उसके खुद बहुत कदम आहिस्ता हुए थे। ब्लैक हुडी पहने हुए शख्स उसके आगे चल रहा था और परीसा उसके पीछे चल रही थी। उसके जहन में एक तस्वीर घूम रही थी। वो कैसे ना पहचानती उस हुडी को? मखसूस ब्रांड की हुडी जिसके पीछे शैतानी टेक्सचर में लिखा था विलन, बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस फोटो में था। ऐसी हुडी तो हजारों होंगी ना परीसा। एकदम ही उसके कदम रुके थे। अपनी सोच पर सर झटकती वो दाएं तरफ मुड़ गई, मगर बार बार दिमाग उस ब्लैक हुडी वाले की तरफ जा रहा था। उसने तंग आकर जैसे ही पीछे देखा तो वो कार में बैठ चुका था। ज्यादा सदमा परीसा को उसके साथ बैठे वजूद को देखकर हुआ तो वो लड़खड़ाई थी। बेध्यानी में फोन भी कट कर चुकी थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। न जाने कितनी ही देर वो ऐसे ही वहां खड़ी रही थी।
जब एक बार फिर उसका फोन बजा। कार उसके पास से गुजर कर जा चुकी थी, जबकि उसका बार बार बजता फोन अब सड़क पर पड़ा था। परिसा घुटनों के बल बैठी चिल्लाकर बोली थी, तुम कैसे कर सकती हो ये? वो गम और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में थी। फिर खुद को संभालती वो खड़ी हुई थी। एक टैक्सी रुकवाकर उसने अरबाज के घर का एड्रेस उसे बताया और अपने गुस्से पर कंट्रोल कर दी वो खुद को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। जलाल बासमा के साथ घर में दाखिल हुआ तो अरबाज, जो लाउंज में टहलकर उसी का वेट कर रहा था, फौरन उसे साथ लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। बासमा ने हैरानी से यह सब देखा था। बुआ? बासमा मुंह बनाती उनके पास आई तो वो बोली, हाँ बेटा क्या हुआ? बुआ, वो जलाल कह रहे थे कि हमारा निकाह नहीं हुआ था। उसकी बात पर बुआ ने सर हिलाकर उसकी बात की तस्दीक की तो वो बासमा रोने वाली हो गई थी। रो क्यों रही हो बेटा? निकाह नहीं हुआ था तो अब हो जाएगा, अंदर यही बात होने वाली है अब। बुआ ने राजदारी से कहा तो बासमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। क्या सच में बुआ? वो एकदम एक्साइटेड हुई थी। बुआ ने फिर हाँ में सर हिलाया तो वो हंसी थी और पहली बार खुशी से भरपूर हंसी गूंजी थी उसके घर में। दूसरी तरफ टैक्सी उनके घर के बाहर आकर रुकी थी। परिसा ने टैक्सी वाले को रुकने का कहा और खुद को मजबूत बनाती अंदर दाखिल हुई। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे हंसने की आवाज सुनाई दी तो उसने आंखें बंद करके खोली थी। वो आवाज कैसे न पहचानती। लाउंज में कदम रखते ही उसे सामने ही बासमा नजर आई, जो मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। उसके पास खड़ी बुआ भी हौले से मुस्कुरा रही थी। परिसा के लिए अगला कदम उठाना मुश्किल हो गया था। क्या कुछ ना याद आया था उसको? तभी वो गुस्से से आगे बढ़ी और बासमा को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ करती वो उस पर हाथ उठा चुकी थी। बासमा की हंसी एकदम थमी थी। आंखों में अजनबियत और आंसू एक ही वक्त में आए थे। कमरे से निकलते अरबाज और जलाल ने भी यह मंजर देखा। परिसा ने आगे बढ़कर बासमा को पकड़ना चाहा तो जलाल उसके दरमियान में आ गया। जलाल को देखकर परिसा की आंखों में फिर से गुस्सा आया था। उसने जलाल का गिरबान पकड़ लिया तो जलाल ने एक नजर उसके हाथ पर, जिससे परिसा ने उसका गिरबान पकड़ा था, उस पर डाली और अगले ही पल उसका गला दबोच चुका था। हाउ डेयर यू, हाथ कैसे लगाया तुमने इसे? जलाल ने गुस्से से पूछा तो परिसा ने उसकी गिरबान पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। दोनों की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। क्या किया है तुम दोनों ने अरफा के साथ? कहां है मेरी बहन? अरबाज ने आगे बढ़कर जलाल से परिसा को छुड़वाया। मिस परिसा, प्लीज स्टे इन योर लिमिट्स, अरबाज ने नॉर्मल लहजे में कहा, वरना बासमा पर हाथ उठाने पर उसे भी शदीद गुस्सा आया था। लिमिट्स की बात आप करें? अपने भाई को क्यों नहीं सिखाई आपने लिमिट्स? इसने न जाने क्या किया है मेरी बहन के साथ। और तुम? वो जलाल के पीछे छुपी बासमा की तरफ गई। बहन समझा था तुम्हें, इतनी मोहब्बत दी थी तुम्हें और तुमने उसके साथ मिलकर मेरी अरफा को। शट अप। कौन अरफा? मैं किसी अरफा को नहीं जानता और दोबारा बासमा को इल्जाम देने की कोशिश भी मत करना। परिसा गुस्से में बोल रही थी जब जलाल ने उसकी बात काट कर गुस्से से कहा, तो क्या तुम अरफा को नहीं जानते? यह है अरफा, कहो कि अब भी नहीं जानते। परिसा ने अपना मोबाइल उठाकर उसके सामने किया, जिसकी स्क्रीन पर परिसा, बासमा और अरफा की फोटो थी। जलाल के चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हुए। तुम्हारी ये धोखेबाज बहन मेरे साथ खेल खेल रही थी। जलाल के अंदाज को देखकर अरबाज ने वार्निंग देते उसका नाम लिया था। भाई, इसकी यह बहन नाम बदलकर मुझसे मिली, बहुत बड़ी प्लानर थी, खुद को बचाने का सब बंदोबस्त करके आई थी। जलाल ने हंसते हुए कहा। बुआ के चिल्लाने पर वो तीनों उनकी तरफ मुड़े थे। बासमा को बेहोश देकर जलाल और अरबाज सारे उसी की तरफ भागे थे। अरबाज और जलाल रूम के बाहर थे जबकि डॉक्टर अंदर बासमा को चेक कर रहा था। दरवाजा खुलते ही जलाल और अरबाज एक साथ आगे बढ़े। मैंने सारे हालात आपको पहले ही बता दिए थे अरबाज के, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से इन्होंने पहली बार रिस्पॉन्स किया था। उनका दिल और दिमाग दोनों ही इस हादसे के जेर असर है। जब जब उस हादसे की कड़ियां खुलेंगी ये ऐसा ही रिएक्ट करेंगी। अब कैसी है वो डॉक्टर? जलाल ने संजीदगी से पूछा। शी इज बेटर नाउ, लेकिन आज की रात उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। उन्हें पैनिक अटैक्स दोबारा स्टार्ट तो नहीं हुए, बस हमारी तसल्ली के लिए। डॉक्टर ने अपनी बात मुकम्मल की और जलाल डॉक्टर के पास से गुजरकर रूम के अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेड पर लेटी बासमा दवा के जेर असर सो रही थी। जलाल ने नर्स को इग्नोर करते हुए बासमा से कुछ फासले पर अपनी जगह बनाई और धीरे से झुककर उसके कान में कुछ कहता वो खड़ा होकर वहां से चला गया। अरबाज ने उसे जाता देखकर अफसोस से सर हिलाया था। वो सुबह खुद परिसा से मिलकर उसे सच बताने का फैसला कर चुका था। हॉस्पिटल कॉरिडोर में जलाल को परिसा दिखाई दी।
वो गुस्से से उसका बाजू पकड़कर उसे कम रश वाले हिस्से में लाया था। यहां क्या करने आई हो तुम? हाँ तो तुम मुझे बताओ ना, क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? परीसा ने अपना सवाल दोहराया तो जलाल एक कदम आगे आया। मार डाला है तुम्हारी बहन निशा या अरफा, जो भी नाम है उसका। अपने खेल में अंजाम पर पहुंच गई है वो। जलाल के चेहरे पर उस वक्त शदीद सफाकियत थी और कोई गिल्ट भी नहीं था। परीसा सदमे से एकदम पीछे हुई। और बासमा? बुआ के बताने पर कि बासमा सब भूल चुकी है, वो उनके पीछे हॉस्पिटल आई थी। वो तुम्हारी बहन के खेल का मोहरा बनी थी और इस हालत की जिम्मेदार भी वही है। वो कामयाब हो गई थी अपने प्लान में, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जलाल को अपने हाथों से बासमा को मारना याद आए तो उसका लहजा खुद ब खुद नफरत छलकाने लगा था। तुम कातिल हो मेरी बहन के? वो गुस्से से उसे धक्का देते हुए पूछने लगी। हाँ हूं, पर तुम साबित तो करो। जलाल हंसा था। बहुत जल्द मैं तुम्हें बेनकाब करूंगी और बासमा वो मेरे साथ जाएगी। परीसा ने उसे वार्निंग दी तो जलाल के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो और उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। एक बात याद रखना, बासमा के करीब भी भटकने की कोशिश मत करना, वरना जो तुम्हारी बहन के साथ किया है ना, तुम्हारे साथ उससे भी बुरा होगा। एंड आई मीन इट। जलाल का लहजा किसी भी रियायत से बिल्कुल आरी था। और एक बात तुम भी मेरी सुन लो जलाल, मैं करके रहूंगी। बहुत जल्द तुम जलाल जेल की सलाखों के पीछे होगे जलाल। एंड आई आल्सो मीन इट। उसी के लहजे में कहती हुई एक तंज भरी मुस्कुराहट उस पर डालकर वापस मुड़ी थी और जलाल के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आई थी। रूम का लॉक खुलता हुआ अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और आसपास नजर दौड़ाई तो उसे बैल्कनी में परीसा के होने का गुमान हुआ। वो जल्दी से चलता हुआ वहां आया, मगर सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। परीसा, क्या कर रही हो तुम? उसे तेजी से पेंटिंग बोर्ड पर ब्रश चलाते देखकर वो बोला, मगर परीसा ने कोई जवाब न दिया। उसका चेहरा जब्त से सुर्ख पड़ चुका था। आंख से निकलता पहला आंसू उसने बेदर्दी से साफ किया। परीसा, व्हाट हैपेंड? आबिस, वो कैसे कर सकती है ऐसा? उसने क्यों किया? वो क्यों करेगी ये सब? ब्रश उसके हाथ से गिरे थे और वो चेहरा हाथों में छिपाए रो पड़ी थी। आबिस उसे साथ लगाए अंदर आया था। सोफे पर उसे बिठाकर उसके साथ बैठा। अब बताओ क्या हुआ, सब ठीक तो है? आबिस, मैंने आज बासमा को देखा, वो जलाल के पास है और जलाल कहता है कि उसने अरफा को मार दिया। मेरी बहन प्लानर नहीं थी। वो झूठ बोल रहा है, अपना गुनाह छिपा रहा है ना। बासमा को खतरा है उसके पास, मुझे उसे यहां लाना होगा। एकदम वो बोलती उठ खड़ी हुई थी। आबिस ने उसे वापस बिठाया और खुद जाकर किचन से पानी का गिलास ले आया। पानी पियो तुम। परीसा ने 2 घूंट पानी पीकर गिलास वापस रख दिया था। हम उससे बात करेंगे, लेकिन क्या कहना चाहते हो आबिस? वो सच बोल रहा है? तुम भी फूफू की तरह मेरी बहन को गलत समझते हो? परीसा ने गुस्से से उसके हाथ झटकते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है परीसा, वो लोग काफी शोहरत रखते हैं, हम बिना सबूत के उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और बासमा, उसकी याददाश्त चली गई है और ये भी उस जलाल का काम है। तुमने देखी थी ना वो तस्वीर जो अरफा ने अपने आखिरी मैसेज में भेजी थी? वो बासमा को मारने वाला था। परीसा उसे कन्विंस करने की कोशिश करी थी, मगर आबिस बेबस था। वो कैसे उसे बताता कि उसे भी उसकी बहन पर भरोसा नहीं था। अच्छा रिलैक्स, हम कल जाएंगे ना बासमा के पास और उसे अपने घर वापस लाएंगे। आबिस ने टॉपिक बदल दिया था। परीसा ने हाँ में सर हिलाया। उसे शर्मिंदगी भी थी कि बासमा पर हाथ उठाया था उसने। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जलाल, वो दिल ही दिल में जलाल से बात कर रही थी। अगली सुबह अरबाज हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे ना ही बासमा मिली और ना ही जलाल। उसने नर्स से पूछा उन दोनों के बारे में। सर, जलाल साहब तो उन्हें जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाकर ले गए यहां से। नर्स के बताने पर अरबाज वापस घर के लिए निकला, मगर जलाल घर भी नहीं आया था। अब तो वो शदीद परेशान हुआ। उसका फोन बजा तो परीसा का नंबर देखकर उसने कुछ सोचते हुए फोन पिक किया। अरबाज बात करें? आबिस ने पूछा तो अरबाज ने फोन को हैरत से देखा। जी अरबाज हूं, पर ये तो परीसा का नंबर। जी बिल्कुल, ये नंबर परीसा का ही है और मैं परीसा का। अभी वो बात कर ही रहा था कि परीसा ने फौरन उसके हाथ से फोन छीन कर कहा, तुमने क्यों फोन किया ने आबिस? ये भी तो अपने भाई की तरह झूठ ही बोलेंगे ना। परीसा की बेतबारी पर अरबाज को दुख हुआ था। परीसा, मुझे बात तो करने दो। आबिस ने उससे फोन वापस लेते हुए कहा।
देखिए अरबाज, मुझे और परीसा को आपसे मिलना है। ये मामला जितनी जल्दी सुलझ जाए बेहतर होगा, वरना हम जलाल के खिलाफ कोर्ट तक जाएंगे। आबिस ने संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की। अरबाज ने कुछ कहना चाहा, मगर जलाल को घर में दाखिल होते देखकर उसने कल का वक्त मांगकर फोन काट दिया था। वो जलाल के पीछे उसके कमरे में गया। जलाल, बासमा कहाँ है? अपनी अलमारी से कुछ निकालता जलाल रुका और बोला, भाई वो जहां भी है महफूज है। और ये क्या करे तुम? जलाल जो अपने बैग में कुछ डॉक्यूमेंट्स डाल रहा था, अरबाज ने फौरन उसके हाथ से बैग लेते हुए पूछा। बासमा के डॉक्यूमेंट्स देखकर वो हैरान हुआ। ये तुम्हारे पास कैसे आए? ये कोई मुश्किल काम नहीं था भाई। फिलहाल मुझे जाना है, बाद में इस बारे में बात करेंगे। नॉर्मल अंदाज में कहते वो बैग उठाकर कमरे से निकल गया। अरबाज ने उसके निकलते ही फोन मिलाया था। पीछा करो इसका और लोकेशन मुझे सेंड करो जल्दी। फोन पर ऑर्डर देता वो गुस्से से बाहर निकला था। होश में आते ही बासमा ने पहला चेहरा जलाल का ही देखा था, जो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। अब कैसा फील कर रही हो? जलाल ने नरमी से पूछा। बासमा के लिए जलाल का यह लहजा बिल्कुल नया था। मैंने कुछ नहीं किया। परीसा का मारा थप्पड़ याद आते ही उसकी आंखों से फिर से आंसू बह निकले थे। अगर कुछ नहीं किया तो फिर रो क्यों रही हो? जलाल ने सोफे से खड़े होते हुए पूछा। वो उन्होंने मारा था मुझे। उसके मासूमियत से कहने पर जलाल मुस्कुराया। बासमा रोना भूल कर उसे देख रही थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ तो जलाल ने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर खड़ा सरफराज इशारे से उसे बाहर बुला रहा था। ओके उठे, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं आता हूं कुछ देर तक। बैग उसे पकड़ाकर वो सरफराज के पास चला गया। बासमा को बैग में मौजूद सूट ने चौंकाया था। जलाल, सब बंदोबस्त हो चुका है, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होंगे मैं अप्लाई करवा दूंगा। सरफराज उसके साथ लाउंज में आता हुआ बोला। वहां पहले ही कुछ लोग बैठे थे। डोरबेल बजने पर सरफराज उठकर देखने चला, मगर जब सरफराज वापस आया तो गाल पर हाथ रख के वो जलाल को घूर रहा था। जलाल ने पहले उसे और फिर अरबाज को देखा और फिर वो हंस पड़ा। तू हंस रहा है कमीने? तेरे हिस्से का थप्पड़ मैंने खाया है, सरफराज ने जताते हुए कहा। तभी अरबाज ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है जलाल? कुछ नहीं, निकाह होने जा रहा है भाई, और इस बार असल वाला निकाह होगा। जलाल आराम से कहता उठ खड़ा हुआ और अरबाज के लिए यह बात शौक की तरह थी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से जलाल? अरबाज ने हैरत और नासमझी से उसे देखते हुए पूछा। मतलब साफ है भाई, आपने कहा था ना कि उसे मेरी जरूरत है, तो बस आपका कहा मान रहा हूं, उससे निकाह कर रहा हूं। मोहब्बत करते हो उससे? अरबाज के सवाल पर सरफराज के चेहरे पर एक चमक आई और वो बोला, अब बोल बेटा। पता नहीं। जलाल के जवाब पर सरफराज का दिल चाहा कि अपना माथा पीट ले। भाई उसे छोड़े, इसने तो आज तक हमारी मोहब्बत को कबूल नहीं किया। सरफराज जैसे ही बोला तो अरबाज और जलाल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तौबा तौबा करता पीछे हुआ था। जलाल, क्या तुमने बासमा से पूछा? वो खुश है इस फैसले से? अरबाज को बासमा की फिक्र हुई तो जलाल ने कहा, भाई मुझे लगता है कि यहां पर सबसे ज्यादा खुश वही होगी। फिर जलाल ने सरफराज को निकाह खां को बुलाने का इशारा करते हुए कहा, तुमने ये सब प्लान किया और मुझे क्यों नहीं बताया? अरबाज के सवाल पर वो मुस्कुराया और बोला, मेरे पीछे जो जासूस आपने छोड़े हुए, क्या उन्होंने सही सही नहीं बताया आपको यहाँ का एड्रेस? भाई जलाल को सब पता था। ये बात जानते हुए अरबाज सर झटक कर बासमा के कमरे की तरफ बढ़ गया। आबिस उस वक्त परीसा के सामने बैठा था, जबकि वो अपनी किसी गहरी सोच में गुम थी। आबिस के पुकारने पर भी उसने कोई जवाब न दिया। मेरी बात सुनो परीसा। आबिस ने कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया तो परीसा नासमझी से उसे देखने लगी। आबिस, सब कहते हैं कि वो गलत थी, लेकिन मुझे बस मेरी माँ के अल्फाज सुनाई देते हैं। आबिस, उन्होंने कहा था कि अपनी बहन का ध्यान रखना। उन्होंने बेटी माना था मुझे और मैं नाकाम हुई। अब क्या जवाब दूं मैं उन्हें? कहाँ है उनकी बेटी और मैंने क्यों उसकी हिफाजत नहीं की? परीसा बेबसी से बोल रही थी और आबिस उसकी बात सुन रहा था। अम्मी ने अरफा के मुतालिक कभी झूठ नहीं कहा परीसा। वो जुबान दराज, बदतमीज और मगरूर थी। इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसे ढूंढ रहा था क्योंकि वो तुम्हारी बहन थी। आबिस ने खुलकर बोलने का फैसला कर लिया था और पता है उसने जानबूझकर यूनिवर्सिटी चेंज की। उसकी गैदरिंग हमेशा बोल्ड होती थी, वो तुम्हारा उलट थी बिल्कुल परीसा। बस एक चीज कॉमन थी तुम दोनों में, कि तुम्हारी माँ एक है। आबिस बोल रहा था और वो नाम में सर इधर उधर हिला रही थी। उस दिन वो अम्मी को धक्का देकर घर से निकली थी, जबरदस्ती बासमा को साथ लेकर। मैंने बहुत ढूंढा था उसे, मगर ना वो मिली और ना ही बासमा।
और मैं तब से गिल्ट में हूं बरीसा कि बासमा को बहन बनाने के बाद मैं उससे गाफिल कैसे हो गया। आबिस उसे वही बता रहा था जो आज तक माहम भी उसे बताती आई थी, पर परीसा ना में सर हिलाते उसकी बात इनसे इनकारी हो रही थी और पीछे खड़ी उसकी माँ उसकी तरफ शिकायती नजरों से देख रही थी। वो चाहकर भी सच को कबूल नहीं कर पा रही थी।